अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्वालिटी है परसिस्टेंट। जो भी चीज़ आप परसिस्टेंटली सोचेंगे वो हकीकत बन जाएगी। तभी कहा जाता है कि अपनी दिन की शुरुआत बेहतरीन कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुबह सुबह आप ये खदशा है कि दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आई कैन टेल यू शॉर्ट वेज़ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है या बुरा गुजरने वाला है। अगर आपने सुबह होते ही कोई भी ख्याल आपके जहन में आने से पहले अपना सेल फ़ोन उठाया है और अपनी सोशल मीडिया को देखा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, आप यकीन कीजिए कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। और इसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन ये कि आप दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों की दिखावे की ज़िंदगी से अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे। या तो आप उनके हुलिये को देखेंगे, लिबास को देखेंगे, तर्ज ज़िंदगी को देखेंगे और आपको कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी है। हमारा जहन नाज़रीन इस तरह ट्रेन हो चुका है कि हम किसी भी मंज़र को इस आँख से देखते हैं, उस चीज़ की तरफ हमारी नज़र सबसे पहले जाती है जो हमारे पास नहीं होती। सो एज सुन एज यू गिव योर सेल्फ दैट फीड जिसमें दूसरों की ज़िंदगी आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको ये एहसास होगा। किसी के पास अगर बहुत पैसा है, कोई वेकेशन पे गया हुआ है, कोई बहुत खूबसूरत लगता है, कोई अपनी फैमिली के साथ खुश है, वही चीज़ आपके जहन में आएगी। अच्छा जी, आगे आपको बताते हैं जो दूसरी बात है। एक तो क्यों अच्छा आपका दिन नहीं गुजरेगा, क्योंकि आपने कंपेयर किया। सेकेंडली, यू लॉस्ट फोकस। आपने पहले ही अपने दिन की शुरुआत में ये देख लिया कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। आपका अपना फोकस, अपनी ज़िंदगी, अपने गोल से हट गया। सो द फर्स्ट थिंग यू रियली नीड टू डू इन द मॉर्निंग इज़ कि आप अपना फोकस अपने पास लेके आएँ। जैसे ही अलार्म बजे, अगर आप परसिस्टेंटली रोज़ाना एक ही वक्त पे उठते हैं और आपकी कोई ना कोई मॉर्निंग रूटीन है, दैट इज़ एक्चुअली सेटिंग यू अप फॉर सक्सेस। इसको आप किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले जी, अगर आपके पास कोई भी अलार्म क्लॉक आपने लगाया है, सो मेक श्योर कि जैसे ही अलार्म बजे तो आप स्नूज़ दबाने के बजाय यू एक्चुअली वेक अप। और अपने लिए कोई भी रूटीन आप रख सकते हो सकता है आपने फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ आपने जाए और चाय की केतली चढ़ाई ताकि आपकी चाय का कप रेडी हो जाए, या फिर अपना कमरा सही किया, बिस्तर सही किया, कोई दुआ मांगी। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली प्रेपिंग अप योर ब्रेन। आपके जहन को तैयार करता है उस दिन के चैलेंज के लिए। ट्राई अडॉप्टिंग दीज हैबिट्स फॉर एटलीस्ट 20-30 डेज़। यानी मोस्ट डेज़ आपकी सुबह का वक्त आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप परसिस्टेंट होने चाहिए एंड यू विल सी द मैजिक अनफोल्ड। इसी थॉट के साथ ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में क्या वाज द न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। इंडिया की बात करें तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। अमेरिका की बात करें तो लीडरशिप को अभी भी इस बात का इदराक नहीं है कि कोरोना कितना संगीन है। और दूसरी तरफ मौसम की बदलती सूरत हाल, चाहे सैलाब हो, बर्फ़बारी हो, ये तमाम चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो जब ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हमारी अपनी बिसात से बाहर होती हैं, द ओनली थिंग दैट यू कैन रियली कंट्रोल इज़ योर ओन माइंडसेट एंड योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। यानी ज़िंदगी को आप किस अंदाज में, किस सोच के तहत उसका सामना करते हैं, ये वो वाहिद चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जी 9 सितंबर अहम डेट है जिसको एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉज के साथ पूरी दुनिया में एसोसिएट किया जाता है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज 9 सितंबर यानी 9/9 का डे 2020 में पहली दफ़ा यूएन की तरफ से मनाया जाएगा एज द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। यानी किसी भी तरह के हमले से एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने का, तहफ़्फ़ुज़ देने का दिन है। और अगर बात की जाए पूरी दुनिया में तकरीबन 7.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस इशू से इफ़ेक्ट होते हैं। यानी 3 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चे
तकरीबन क्राइसिस रिडन 35 ममालिक में ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको बताते चलें कि ओवरऑल इसके बारे में जो नंबर्स हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 22,000 बच्चे, स्टूडेंट्स, तुलबा और मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, मुख्तलिफ अटैक्स में अपनी जानों को खोया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 2015 से लेके 2019 तक यानी सिर्फ 5 सालों में तकरीबन 93 ऐसे ममालिक हैं जहां कम अज़ कम एक अटैक, एक हमला किसी भी तालीमी इदारे पे हुआ है। तो ये बड़ा ही अहम इशू है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो कहा जाता है कि 3 ऐसे ममालिक जो सबसे ज़्यादा इस इशू से अफेक्ट होते हैं वो है अफ़गानिस्तान, पैलेस्टाइन एंड कैमरून। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, जो गुज़िश्ता 10 सालों की हमारी हिस्ट्री रही है, हमने बहुत सारे तदरीसी अमल से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों को इन द लाइन ऑफ फायर पाया, अटैक पे पाया। इसमें सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या APS का वाक़या था, APS पेशावर का। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात की जाए, जब ऑपरेशन वज़ीरिस्तान में और राह रास्त होने से पहले हमारी आर्म फोर्सेस ने जब इन इंतहा पसंदी की मूवमेंट्स को कम्प्लीटली डिस्टेबल किया, उससे पहले हम देखते हैं कि सवात का इलाका जो पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम तफरीही मुकाम भी है, वहाँ पे तकरीबन इस आइडियोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया था। ख़ास तौर पे अटैक किया जाता था बच्चियों के स्कूल्स को, गर्ल्स स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल तबाह कर दिया गया एंड दैट इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम देयर बेसिक राइट। आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ जहाँ तालीम पहुँचती है, जहाँ जहाँ लोग पढ़ने लिखने की सलाहियत और सोचने समझने की सलाहियत अपने अंदर डेवलप करते हैं, कहा जाता है कि इस तरह का तफरका, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट कम से कम 20% वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं और इसी हवाले से सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर पाकिस्तान के तनाजुर में बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। इस सोच पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहीमुल्लाह साहब। ये वालेकुम सलाम। सर, डेटाबेस ये कहता है कि तकरीबन 800 से ज़्यादा हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों पे किए गए। ये सोच बिल्कुल आया है कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद नहीं चाहते कि पाकिस्तान के बच्चे, ये मुस्तकबिल के मेमार, पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और इस सोच में तब्दीली आ सके। क्या आप समझते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों में हमारा अपना जो फोकस होना चाहिए इस सोच को ख़त्म करने के लिए और तालीमी इदारों को, तुलबा को, असातिज़ा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमारे इक़दामात कैसे रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हमने कुछ देर कर दी थी। शुरू में शायद हमें पूरी तरह एहसास नहीं था कि ये कितना बड़ा ख़तरा है। बाद में जब एहसास हुआ, ख़ास तौर पे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर जो 16 दिसंबर 2014 को एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ, 147 लोग इसमें शहीद हुए, उसमें 132 बच्चे थे और उनके टीचर्स और बाकी स्टाफ इसके अलावा। तो उसके बाद फिर एहसास हुआ, नेशनल एक्शन प्लान फिर जनवरी 2015 में आया और फिर इन इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दी गई। लेकिन ये है कि नुकसान तो बहुत हुआ और अभी भी खबरें आती हैं कि ये स्कूल तबाह हो गया था, इसको जो दहशतगर्दों ने उड़ा दिया था वो अभी तक फिर से तामीर नहीं हो सका। तो ये मुकम्मल तौर पर बहाली नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में जो स्कूल तबाह हुए उनको फिर से बना दिया गया है और अभी काफ़ी बच्चे जो हैं वो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और एक उम्मीद की किरण है कि हालात मज़ीद बेहतर होंगे। बिल्कुल रहीमुल्लाह साहब, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे जंगी सूरत हाल है, जिसमें अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, सीरिया का नाम लिया जाता है, वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग बॉडीज़ हैं। लेकिन अगर हम अनरेस्ट की बात करें, तनाज़े की बात करें, तो आपको बड़े शहरों के भी कई इलाके ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, गैंग वॉर हैं, ड्रग्स हैं, असलहा है, जो बच्चों तक तालीम की रसाई को मुश्किल बनाता है और इनके स्कूलों को गैर महफूज करता है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें इस इशू पे फोकस कर रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे जो इनकी तवज्जो ज़्यादा थी वो तो जो खुलेआम दहशतगर्दी हो रही है और जो आपको पता है कि पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों फाटा से शुरू हुई और फिर मलकन डिवीज़न
जिसमें 8 अजला हैं, स्वात भी शामिल है, वहाँ तक फैल गई और फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के बाकी सूबों में। तो वो तो एक खुली जंग थी और दहशत गर्दी जो थी वो तकरीबन हर शहर में हो रही थी। फिर हमने देखा कि ये अर्बन टेररिज्म ख़ास तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया। आपने जिक्र किया बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा का, यानी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हमला हुआ, स्कूलों के ऊपर भी हमला हुआ, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों के ऊपर, और फिर सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर बच्चियों के स्कूलों के ऊपर। तालिबान जो थे, पाकिस्तानी तालिबान, उनकी एक सोच थी जी। उनका ख्याल ये था कि ये सरकारी स्कूल जो है इनकी जगह मदरसे होने चाहिए। उनका ख्याल ये था कि सरकारी स्कूल जो हैं ये सेकुलर हैं, यहाँ से जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ लिख कर निकलेंगे तो उनकी सोच जो होगी वो फिर तालिबान के ख़िलाफ़ होगी और उनकी सोच जो है वो पाकिस्तान के हक में होगी जी। और इसलिए वो चाहते थे कि ये स्कूलों को तबाह कर दिया जाए और वहाँ मदरसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो रहीमुल्लाह साहब, आपकी कतई कलामी हो रही है, लेकिन जंगी बुनियादों पे भी हम जब देखते हैं तो कुछ करते हैं। एक तरफ आइडियोलॉजी की बात की जाती है, यानी ये जो ग्रोह है वो अपने आप को एक ऐसा लिबादा देता है कि वो दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जंगी उसूल जो हमारा दीन, हमारी शरीयत भी हमें कहती है कि बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ उसमें अव्वलीन है। कहा जाता है कि हस्पतालों को, स्कूल्स को, इनको अटैक ना किया जाए, लेकिन दुनिया में इस वक्त कहीं पे भी इन जंगी उसूलों की पासदारी नहीं होती। हम सीरिया से बड़े तकलीफ दे मनाजिर देखते हैं जब वहाँ के बच्चों के अस्पताल को अटैक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी कि अटैक सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी के हवाले से नहीं कहा जा रहा। आप क्या समझते हैं कि वेस्ट में, अनफॉर्चुनेटली यूरोप में, अमेरिका में हम कई ऐसे हादसा देखते हैं, कई ऐसे सानहे देखते हैं जहाँ पे गन कंट्रोल ना होने की वजह से, एक आम शहरी अपने गुस्से की वजह से, एक ख़ास माइंडसेट होने की वजह से हाई स्कूल में जाता है और फायर खोल देता है। ये भी एक अटैक है, ये भी एक हमला है। क्या आप समझते हैं कि आज के दिन की मद में जब अवेयरनेस रेस की जा रही है तो इस तरह के अटैक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है? बिल्कुल। पहले जो आपने बात की कि वो जंग के उसूल होते हैं ख़ास तौर पे हमारे दीन में, हमारी रिवायात में, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। यानी आप बताएं कि कहाँ पर हमला नहीं हुआ और किसको निशाना नहीं बनाया गया, बूढ़ों को, ख़वातीन को, बच्चों को, स्कूल के बच्चे और बच्चियों को। तो एक तो ये बात है कि ये जो हमारे यहाँ जंग हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई, इसमें तो हमने देखा कि किसी उसूल की परवाह नहीं की गई। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा, ये इनफरादी जो वाक़यात होते हैं कि कोई बंदूक लेके किसी स्कूल के ऊपर या कहीं और हमला करता है, मस्जिदों के ऊपर भी हमले हुए आपने देखा न्यूजीलैंड में। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हालात ऐसे वहाँ बन जाते हैं, वहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ या फिर जो वहाँ पे काले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ या फिर और अक़लियतें हैं उनके खिलाफ। आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मुख्तलिफ ग्रिड लाइन्स हैं, सिया फार्म लोगों के अगेंस्ट, या जो वल्नरेबल तबका है जो ज़्यादा परहैप्स वल्नरेबल होता है टू दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। उम्मीद यही है कि ये सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदलेगी। यूनिवर्सल राइट्स की जब बात है, मर्द हो या औरत या किसी भी मुल्क में बसने वाला शहरी, तालीम आपका बेसिक राइट है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो आपका तालीमी निज़ाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हर तरह की तख़रीबकारी की सोच से आज़ाद हों, हर तरह के दहशत गर्दी के हमले से उसको महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जब ये सूबाई सब्जेक्ट बनता है तो दोनों वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमतें भी इस बहुत ही अहम पहलू के ऊपर कोशिशें करती रहेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में होने वाली अमवात में तकरीबन 1.5% ख़ुदकुशी की वजह से होती है। ये बड़ा ही बड़ा नंबर है, अहम नंबर है, और यकीनन हम देख सकते हैं कि आजकल की दुनिया में बढ़ता हुआ जहनी दबाव, एंजाइटी, डिप्रेशन शायद इसमें मज़ीद इजाफा करता है। लेकिन ये एक सेफ़ नंबर के तौर पे कहा जाता है। पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी की अवेयरनेस पे बात करते थे, लेकिन अब लोग इंतहाई कदम ज़्यादा उठा रहे हैं और हालात और वाक़यात की संगीनी को देखते हुए ये पूरा महीना ख़ुदकुशी को प्रिवेंट करने के लिए उसको मुख्तस किया जाता है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मीडिया पे भी मुख्तलिफ़ कहानियों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ डिस्कशन प्रोग्राम्स के ज़रिए इसके बारे में आगाही बढ़ाई जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, नीम हकीम वबाल जान। अगर आप किसी मौजू को सही तरह समझते हुए और इंसानी जहन, इंसानी साइकोलॉजी को समझे बगैर अगर इतने अहम इशू पे बात करेंगे, यू कैन परहैप्स डू मोर डैमेज देन एक्चुअली इम्प्रूव द सिचुएशन। कल भी हम अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि ड्रामा इंडस्ट्री अगर कुछ अहम इशूज़ को उठाती है तो हालात की तलखियों को, हमारा माशरा किस तनज़्ज़ुली का शिकार है, इसकी एक आईना तो दिखाती है हमें, लेकिन क्या आईना दिखा देना मसले का हल है, या मज़ीद भी इसको हसासियत के साथ, सेंसिटिविटी के साथ ट्रीट करना ज़्यादा अहम है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर आप? सोबिया बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे ये बताइए कि दुनिया भर में, मुझे लगता है कि एक ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक से हम पेंट कर देते हैं, हम कहते हैं जी डिप्रेशन बहुत है, लोग अपने माली मुश्किलात की वजह से परेशान हैं, लेकिन ख़ुदकुशी या इस इंतहाई कदम के बढ़ जाने की क्या वजह आप देखती हैं? देखिए, सुसाइड जो है ये एक किसी सिंगल कोई रीज़न नहीं है इसके लिए इंडिविजुअल के अपने जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप उसकी एज कह लीजिए, उसका जेंडर कह लें, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है यानी पॉवर्टी है, यानी उसकी अपनी जो फैमिली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, प्लस सोशल फैक्टर्स हैं। और सोशल फैक्टर्स में आ जाता है कि उसके एनवायरनमेंट के अंदर सोशल सपोर्ट कितनी अवेलेबल है, उसके एनवायरनमेंट कितनी जो है उसके लिए सपोर्टिव है, प्लस इंडिविजुअल के, जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल तो उसका अपना साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, वो उसकी जो सोच है उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, वो होपलेस ज़्यादा जल्दी होता है या वो होपफुल रहता है सिचुएशंस के अंदर, यानी अगर डार्क टाइम भी है लाइफ में तो उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, या उसमें उसे मायूसी या उसे लगता है कि नो, ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, या मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड देन दे लीड टू सुसाइड। मैंने कहीं पे अभी हाल ही में पढ़ा था कि कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि क्या जो शख्स ये इंतहाई कदम उठा रहा होता है उसको मौत से डर नहीं लगता, क्या वो मौत को फैंटेसाइज कर रहा होता है, ग्लोरीफाई कर रहा होता है? तो किसी ने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया कि इट इज़ नॉट अबाउट डेथ इटसेल्फ, वो सिर्फ चाहता है कि ज़िंदगी की जो तलखियाँ, जो प्रॉब्लम्स, चाहे वो हकीकी मायनों में या अपनी सोच की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सिर्फ चाहता है कि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन डॉक्टर सोबिया, मेरे लिए ज़्यादा अहम सवाल ये है कि जब मीडिया किसी ख़ुदकुशी के वाक़े को कवर करता है या उसकी प्रिवेंशन पे कोई कहानी दिखाता है, उसको किसी कहानी के रूप में ढालता है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका जो असर हम चाहते हैं कि लोगों को मस्बत सोच की तरफ लेके आएँ, हम उसी को उजागर करें, ना सिर्फ ये कि हम बाकायदा लोगों को इसकी तरगीब दें, क्योंकि ये भी तो एक इंसानी अमल है ना कि किसी और की प्रॉब्लम को देख कर आप कहें कि मैं भी इन्हीं हालात से गुजर रहा हूँ, तो जब वो कर सकता है तो मैं भी खुदकुशी कर लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि दुनिया भर में अब जो स्टडीज़ हुई हैं, हम मेटा एनालिसिस कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो स्टडीज़ हुई हैं उन सबको जो है इकट्ठा करके एक एनालिसिस किया जाता है कि क्या ट्रेंड्स हैं। तो उसमें मीडिया का जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखा गया है, यानी मीडिया जो है वो मीडिया पे अगर हम सुसाइड को दिखा रहे हैं तो दैट प्रमोट सुसाइडल बिहेवियर, यानी उससे सुसाइडल बिहेवियर बढ़ रहा है। वजूहत उसकी ये हैं कि एक जैसे जो, और किस तरह से उनको हम कर सकते हैं कि जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है या डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स में दिखाया जा रहा है, वही दिखाया जाता है कि सुसाइड किस तरह से की जाती है, उसको जो पोर्ट्रे जिस अंदाज में किया जाता है और जितनी डिटेल्स दिखाई जाती हैं, डिटेल्स और प्लस मेथड क्या यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये जो पोर्ट्रेल है कि बहुत ज़्यादा कि किस तरह से हो रहा है, फिर पिक्चर्स भी दिखाई जा रही हैं, फिर कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो आप जो है इसका मतलब है कि मैसेज को या लोगों को, आवाम को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरह से की जा सकती है। और सेकेंड फैक्टर जो है, तो इसका मतलब है कि ये डिटेल्स नहीं दिखानी चाहिए, मीन्स जो है उसको डिस्गाइज फॉर्म में दिखाना चाहिए। दिखाना भी ज़रूरी है और
किस तरह से दिखाया जाए, डिस्गाइज फॉर्म में दिखाया जाए। सेकेंड, अगर आप देखें तो इस वक्त जो सुसाइड है थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी तीसरी बड़ी वजह है डेथ की दुनिया में 15 to 29 ईयर्स की जो एज के लोग हैं। तो अब जो, और ये वो एज है जो सेलिब्रिटीज की उससे बहुत इन्फ्लुएंस होती है, उनके लाइफस्टाइल और उनका। तो अगर आप मीडिया में जो है सेलिब्रिटीज की डेथ दिखा रहे हैं और इतनी डिटेल के साथ, अभी जैसे रिसेंट भी हुआ और उसमें जिस तरह से पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो ये जो हमारी यंगस्टर है, ये जो यंग एडल्ट्स कहते हैं, हम इन्हें यंगस्टर्स कहते हैं, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस बिहेवियर से। तो इस तरह की जो सेलिब्रिटीज की हो रहे इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में होते हैं, तो आप उसको भी अगर दिखा रहे हैं तो एक आप अवेयरनेस उसके लिए दिखाइए कि यस यू वांट टू टेल द पीपल कि दिस हैज हैपेंड, ये हो चुका है। लेकिन उसको इतनी डिटेल में पिक्चर्स के साथ दिखाना, तो हमारे यंगस्टर्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। थर्ड जो उसके अंदर बड़ी रीजन है जी, ये है कि एक तो आपने ये कर दिया कि ये वाला हो गया, ठीक है। और सोबिया, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि फॉरेन कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो आपने न्यूज़ कवरेज की बात की, हम जानते हैं कि नेटफ्लिक्स में 13 रीजंस वाई आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, और वो हाई स्कूल की एक स्टूडेंट की कहानी इर्द गिर्द घूमती है जिसने खुदकुशी की होती, तो उस पर बड़ी तनकीद आई थी। और फिर हमने देखा कि उस तनकीद की वजह से प्रोड्यूसर्स ने कुछ उस चेंजेस किए। इस सीरीज़ के तकरीबन 3 सीजन्स और बनाए गए, लेकिन फिर हर एपिसोड से पहले लोगों को एक ट्रिगर वार्निंग भी दी जाती है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन से, इमेजेस से ट्रिगर होते हैं तो आप ये शो ना देखिए। दूसरा, फिर उन्होंने हेल्पलाइन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों को बताई कि अगर आप किसी भी ऐसे जज्बात से गुजर रहे हैं, आप इससे रिलेट कर पाते हैं, तो ये हेल्पलाइन का नंबर है। इस तरह की कोई भी प्रिवेंशन, इस तरह की किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ को लोकली फॉलो नहीं किया जाता। क्या आप समझती हैं कि ये मुजरिमाना गफलत है? बिल्कुल, ये एक क्रिमिनल एक्ट है और आप इस बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, जो थर्ड में रीज़न आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि आप जो दिखा रहे हैं ड्रामों के अंदर, वो एक सिंगल फैक्टर बता रहे हैं। किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, किसी का फाइनेंशियल वो हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, एंड उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड किसी एक सिंगल रीजन की वजह से, सिंगल इवेंट की वजह से नहीं होती है, इट्स अ प्रोसेस। और ये उस स्टेज पे आके, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंसान के अंदर हिम्मत कहाँ से आती है, तो ये इसमें देयर इज अ वेरी गुड, इट्स अ न्यूली प्रपोज थ्योरी है, इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइड। उसने उन फैक्टर्स को हाईलाइट किया। उसने कहा ये वो स्टेज है कि जहां इंसान को अपना आप इस दुनिया पे बोझ लगने लगता है, और इन एडिशन उसको ये लगता है कि उसकी जो कनेक्शंस है, सोशल कनेक्शंस, वो ब्रेक हो गए हैं और वो टाइज नहीं है उसकी। तो सोशल टाइज का ब्रेक होना और ये एहसास, ये उसके अंदर जब होती हैं तो उसकी जो एक पैसिव डिजायर होती है फॉर सुसाइड, वो एक्टिव में टर्न होती है। और वहां से इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस पर्सन को, यानी अपनी जिंदगी लेना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर सोबिया, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हमारे इर्द गिर्द हम सब नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, और जैसे आपने खुद कहा कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, कुछ खास किस्म के लोग होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी कोई शख्स खुदकुशी करता है और उसकी खबर ब्रेक होती है, उसके इर्द गिर्द के लोग हमेशा शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं, ऐसा लगता है कि हम उन साइंस को मिस कर रहे थे। तो आज जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि हमारे इर्द गिर्द किन साइंस, किन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और खुदा न खास्ता अगर एक शख्स इस अंधेरी गली में जा रहा होता है तो उससे पहले उसके बिहेवियर में हमें क्या साइंस नज़र आ जाते हैं। देखिए, उसमें कुछ डायरेक्ट साइंस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट साइंस होते हैं। अगर हम डायरेक्ट साइंस की बात करें तो डायरेक्ट साइंस में सबसे पहला साइन जो है वो शख्स सुसाइड के बारे में बात करता है, ठीक है, वो आपको ये बताता है वो जिंदगी, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं। कहा यह जाता है कि जो कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो कहते हैं मैं खुद को मार दूंगा या मैं मरना चाहता हूँ, वो मारेंगे नहीं। हालांकि ये सही नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। ये हो सकता है दिस इज द क्राई फॉर हेल्प, वो आपसे मदद मांग रहा है, तो ये सबसे पहला डायरेक्ट साइन है। सेकंड, अगर आप ये देख रहे हैं कि वो उन चीज़ों को ढूंढ रहा है जिसमें, यानी जैसे गन्स हैं, पिल्स हैं, वो कहाँ रखी हुई हैं वो चीज़ें, या वो इन्फॉर्मेशन जो है लोगों से पूछ रहा है कि किस तरह से सर्च कर रहा है, तो एक ये सेकंड डायरेक्ट साइन है कि इसका मतलब है कि गन्स, पिल्स इनको ढूंढ रहा है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। एक, अगर वो अपनी चीज़ें देने की बात कर रहा है, यानी वो अपनी जो पोजेशंस हैं, उसका जो सामान है, कपड़े हैं, ये इसको दे देना, इसके बाद ये होगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट साइन। इसके अलावा जो है, अगर वो आपसे बातचीत में ये बात कह रहा है
कि जिंदा रहने का क्या फायदा है, ठीक है, मेरी तो जिंदगी की तरफ दिलचस्पी ही खत्म हो गई है और मुझे नहीं लगता कि आगे हालात बेहतर होंगे। अब सब ऐसे ही चलेगा तो फिर क्या फायदा, मुझे सिर्फ तारीकी दिखाई दे रही है। ये वो डायरेक्ट साइंस है, इसका मतलब है कि दिस इज अ क्राई फॉर हेल्प एंड ही इज टेलिंग यू ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं दे हैव टू बी अवेयर। ओके, जो इनडायरेक्ट जी आप बताइए, इनडायरेक्ट साइंस से बताइए। एंगर है, बहुत ज्यादा गुस्सा, बात बात पे, अच्छा आइसोलेशन, बिल्कुल अलग थलग हो जाना, नहीं फैमिली के साथ जो बैठ रहे हैं आपने टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया, फ्रेंड्स से आइसोलेशन, फ्रेंड्स से कटना शुरू हो गए, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो घर वालों के साथ यानी सोशल इंटरेक्शन कम कर देना। एंगर बहुत ज़्यादा यानी एक वो बिहेवियर है कि जिसमें बार बार छोटी छोटी बातों पे जो है अब बहुत गुस्से हो जाते हैं या रेकलेस बिहेवियर दिखाई देता है, ये इनडायरेक्ट साइंस है सुसाइड के। फैमिली हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दैट। सही। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल सोबिया, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये सवाल करना पड़ा है, ऑल्दो हम ख़ुदकुशी की प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खासा हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स ख़ुदकुशी कमिट करता है, उसके बाद उसका एक रिपल इफ़ेक्ट आप देखते हैं कि लोगों को पहले शॉक लगता है, लोग पहले सरप्राइज़ होते हैं, लेकिन फिर ख़ुद आप उसका एक बड़ी हैवीनेस अपने जहन पे, एक गिल्ट अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपके दोस्त हैं या आपकी फ़ैमिली अगर उस शख्स की है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करती है। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये मशवरा भी दें कि अनफॉर्चुनेटली अगर ये इस तरह का कोई वाक़या आपके इर्द गिर्द होता है, तो फिर उसके बाद होने वाले अपने जज्बात, अपने इमोशन से हम कैसे डील करें या उसको कैसे प्रोसेस करें, और उसके लिए क्या मदद लेनी चाहिए लोगों को या क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो देखते हैं कि अगर उनकी फैमिली में किसी ने सुसाइड कमिट कर ली है। बिल्कुल, अगर जैसे टीनेजर्स के लिए तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले यानी आप उसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो है कंसल्ट कीजिए। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप इस वक्त एक इमोशनल ट्रॉमा से या एक फेज से गुजर रहे हैं, उसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपने कंसल्ट, और अगर आपने बड़ी हार्श जजमेंट उस वक्त की तो आप बच्चे को या एक यंग एडल्ट को मज़ीद शेल में बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ा वसी सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इसको दोबारा उठाएंगे, लेकिन इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत होती है। लर्न टू प्रोसेस योर इमोशंस। आज की दुनिया में सबसे अहम चीज़ जो आप सीखेंगे वो अपने जज्बात को प्रोसेस करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान टुडे। हैज़ बिन एन इंटेंस डे जिसमें हम बात कर रहे थे सुसाइड प्रिवेंशन की भी एंड ऑफ कोर्स अटैक ऑन एजुकेशन। लेकिन इन तमाम मुश्किलात से भागने के लिए इंसान के लिए पता नहीं क्यों रिटेल थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। आपने ये भी देखा कि कोविड के दौरान भी कई लोग अपने स्ट्रेस और एनजाइटी से डील करने के लिए अगर दुकानें बंद थी, मॉल्स बंद थे, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और एक ऐसी रेस में थे जो हमने अपने आप पर ख़ुद मुसल्लत की हुई है। यानी ये मटीरियल चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं शायद अपने खालीपन को दूर करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इससे एक बड़ा अहम इशू जुड़ा हुआ है जो कि है बार्गेनिंग का। कुछ लोगों को बार्गेन करके, नेगोशिएट करके, भाव ताव करके मज़ा आता है। उनको लगता है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है अगर वो प्राइस को कम करा लेते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज कम होता जा रहा है या शायद कुछ ख़ास जगहों पे कम होता चला जा रहा है। जब हम अपने आप को सोशल स्टेटस अपना एलिवेटेड दिखाना चाहते हैं तो हम फ़िक्स प्राइस वाले शॉप्स में जाते हैं, बुटीक्स में जाते हैं और वहाँ पे हम बड़े एम्बैरस होते हैं अगर हम ज़रा सा भी कहने की कोशिश करें कि कोई चीज़ है और उसकी कीमत आपको नामुनासिब लग रही है या बहुत ज़्यादा लग रही है। हम समझते हैं कि ये बड़े रोब, दबदबे और सोशल स्टेटस की बात है। अगर जो मुँह मांगी कीमत आपके लिए लिखी गई है उसको कर आप उस चीज़ को ख़रीदते हैं। तभी कहा जाता है कि ब्रांड्स लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी ख़ास जगह पे दिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यही लोग अगर होलसेल मार्केट में चले जाएं या सब्ज़ी या फ्रूट ख़रीदने चले जाएं तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे रेड़ों पे शॉपकीपर्स से ये आपको बार्गेन करते हुए नज़र आते हैं। शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ख्याल ये होता है कि अगला बंदा हमें बेवकूफ़ बनाकर ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहता है। और आप अक्सर ये पोस्ट देखेंगे कि भाई उसका प्रॉफिट तो 2-4 रुपए का होगा। जब आप हज़ारों लुटाते हुए फिक्र नहीं करते तो यहाँ आकर आपका दिल और आपकी नज़र इतनी तंग क्यों हो जाती है। सो लेट्स एक्सप्लोर द फिनोमेना ऑफ बार्गेनिंग। क्या चीज़ें हमें बार्गेन करने पे एक तरह से उकसाती हैं और क्या चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द को देख कर रोक लेते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर बार्गेन करना मुनासिब नहीं है। हमारे साथ इस इशू को डिस्कस करने के लिए सुमैया रिजवान मौजूद हैं। आप इनको टेलीविज़न पर देखते हैं। शी इज़ ऑल्सो एन एंकर पर्सन। थैंक यू सो मच सुमैया
being here. Thank you. और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अनमता कुरैशी, who is a lifestyle blogger. तो क्योंकि आजकल मिलेनियल्स कई चीज़ों की जो उनको सजेशन होती है वो भी ऑनलाइन मिलती है, कोई ब्लॉगर उनको रिव्यू करके या रेकमेंड करके देखता है, तो यहाँ पे भी हम ह्यूमन साइकी को समझने की कोशिश करेंगे. ऑफ कोर्स आप भी कॉल करके बताइए क्या आप बार्गेन करने को हद की इज़्ज़त समझते हैं या मुँह मांगी कीमत देकर एक चीज़ को ख़रीदने में अपने आप को बड़ा अहम महसूस करते हैं. इस पर बात करेंगे. हमारे साथ अनमता हैं. थैंक यू अनमता फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. आप ही से शुरुआत करते हैं. कई दफ़ा ब्लॉगर्स पे तो जी इल्ज़ाम लगता है कि वो जिन प्रोडक्ट्स को, जिन सर्विसेज को रिव्यू कर रहे हैं वो हैं तो बड़ी महंगी, लेकिन पॉजिटिवली रिव्यू करने के लिए आप लोगों को शायद पीआर पैकेज मिलता है या फ्री दिया जाता है. फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि उस रिव्यू में कितनी सदाकत है. यानी आपको तो एक फ्री चीज़ मिली है, हो सकता है आप उसके बारे में अच्छा ही कह रहे हो. आप इस पूरे इशू को कैसे देखती हैं? इट्स वेरी वियर्ड नाउअडेज क्योंकि पाकिस्तान में व्लॉगर्स और पूरी जो हमारी एक डिजिटल टाइप ऑफ कम्युनिटी है उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितना मैंने देखा है. मतलब जितने लोग हैं देर मोर लाइक कि इनको तो मुफ्त का सामान मिलता है, ये तो जाहिर सी बात है, देर गोना ब्रैग अबाउट इट. और इनको तो कि एक पॉइंट आता है जब आई थिंक everyone you know कितना मुफ्त का सामान लेगा कोई बंदा, you know एक होता है यार बस ठीक है. मतलब इवन बिग ब्रांड्स आई सीन के जाहिर सी बात मैं नाम नहीं लूँगी बट यू नो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जो अच्छे खासे बड़े हैं जिनकी आउटलेट्स वगैरह भी हैं, उनको दे वर्क विद सर्टेन ब्लॉगर्स और वो आएंगे एंड देयर गोना यू नो उनकी कोई भी नई मेकअप लाइन खुल रही है या उनका कोई भी नया उन लोग एक वो चीज़ खोल रहे हैं तो देयर गोना बी लाइक कि ठीक है हम आपको भेज देते हैं और ये एंड यू आर लाइक कि ठीक है हम कर देते हैं और इस तरीके से. बट देन अगेन ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो वर्क. मतलब मेकिंग कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट ईजी. ऑनेस्ट कैन यू बी? अगर तुम्हें वाकई कोई प्रोडक्ट जो बेशक फ्री में मिला हो या किसी डिस्काउंट के साथ मिला हो एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कभी आप ये प्रेशर फील करती हैं कि ये तो इतना बड़ा ब्रांड है, सेकेंडली मैं कम्युनिटी में आई विल बिकम द ब्लैक शीप, अगले इवेंट्स में अगले प्रोडक्ट्स की इंडोर्समेंट के लिए मुझे नहीं बुलाया जाएगा, तो अगर मेरा एक्सपीरियंस बुरा भी रहा है तो मैं उसको शुगर कोट कर देती हूँ? No, that's where I was coming from actually. The thing is कि जो ये वाले brands हैं इनको मैंने काफ़ी, एक ही brand है उनको काफ़ी दफ़ा I you know helped and उनका PR भी लिया, I did everything and obviously हर चीज़ में मेहनत लगती है and even bloggers आप एक paid post होता है, एक वो होता है, तो उनसे जब आप बोलो ना कि नहीं you know this is how much it's gonna take to you know promote stuff or whatever, तो they're like नहीं जी हम तो चाहते हैं कि आप सिर्फ ये बोलें और इस तरीके से बोलें और हम इस तरीके से कर देंगे. तो हम लाइक ऐसे नहीं होता, you know बहुत कन्फाइन कर दिया जाता है. वापस आते हैं जी हमारे मेन सब्जेक्ट बार्गेनिंग या भाव ताव करने पे. सुमैया मुझे बताएं कि ख़ास तौर पे वो लोग जो मीडिया पे होते हैं, जो कैमरा के सामने होते हैं, बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं. लोग समझते हैं कि हमें ट्रक में भरकर पैसे मिलते हैं, तो किसी भी दुकान पे जाकर क्योंकि लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो अगर कीमत नामुनासिबली ज़्यादा भी लगती है तो झिझक महसूस करती हैं उसके ऊपर भाव ताव करने से? अच्छा, एक तो पहले टॉपिक बहुत अच्छा है. थैंक यू. झिझक महसूस नहीं करती मैं, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है सजरा कि मैं डिज़ाइनर से भी बार्गेनिंग कर रही होती हूँ. एक दफ़ा ऐसा हुआ है, बड़े मज़े का इवेंट है, क्योंकि आपकी बात से याद आया कि एक मेरी नॉर्मल सी मार्केट में थी और वहाँ पे हम कुछ स्टफ़ ले रहे थे, तो मैं उससे बहुत बार्गेनिंग करी थी. तो एकदम ही उसने मुझे कहा कि आप सुमैया रिजवान है. मैंने कहा जी. कह रहा मैम इतनी बार्गेनिंग करती है. मैं कहा सो व्हाट, मैं एक खातून भी तो हूँ ना. मुझे नहीं लग रहा कि आप. लेकिन अच्छा, कमिंग टू दिस पॉइंट, ये तो बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया सुमैया. तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को सेटिस्फैक्शन मिलती है बार्गेन करके, यानी ये हमारी घरदारी और हमारी लाइफ स्किल्स के अच्छे होने का सबूत होता है कि किसी ने 100 रुपए कहा था तो हम 50 में लेके आ गए. ऐसा लगता है कोई अचीवमेंट है. और मैं तो कई बार ये बोल देती हूँ कि भाई आप ये देखें, ये खातून खड़ी है और आप कैसे कह सकते हैं कि फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस नहीं हो सकती, यू हैव टू बार्गेनिंग. तो वो कहते हैं नहीं ये क्या बात हुई, खातून है. तो मैंने कहा क्योंकि मर्दों का एक होता है कि मर्द जाएंगे तो अगर सब्जी भी लेनी है और उसने 20 रुपए कहा है तो उसको कम नहीं करवाएंगे. वो 100 रुपए हो या 20 रुपए हो, वो उतने की ही लेके आ जाएंगे. खातून खाना को शायद बजट भी बनाना होता है, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो. तो वो उस बजट में रहते हुए उनको लगता है कि अगर मैं कहीं कुछ बचा लूंगी और कहीं कुछ सेव कर लूंगी तो वो
अच्छा, मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट यू नो आदमी नेगोशिएट नहीं करते, मर्द हजरात को अक्सर चीज़ों की कीमत ही नहीं पता होती। आज टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहे तो उनको नहीं पता था कि पिछले दिन वो 60 रुपए किलो था, तो वो कहते अच्छा जो है वही लेके चले जाओ। लेकिन अनमता, मुझे बताएं कि आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस होल्ड, मुझे लगता है कि मेरी अम्मी बिल्कुल बार्गेन नहीं कर पाती थी और अब्बू ये वाली बातें करते थे। आपने क्या नोटिस किया कि मर्द हजरात ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं या ख़वातीन? I actually think it's both ways. I've seen my dad be like ये तुम इतना ये क्यों ले आई, इस तरीके से यूँ नहीं ये इतने का मिलता है या इतने का मिलता है। I think it's all about how exposed you are. कुछ I think मर्द होते हैं जो सिर्फ अपने काम में बिजी होते हैं, but others are actually उनको शौक होता है घर उसमें ना हर कि घर पे क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ किस तरीके की आ रही है, ये ऐसा क्यों आ रहा है। तो मतलब मेरा भाई भी ऐसा है, उसको भी बहुत शौक है हर चीज़ घर का, तो उसको सब कुछ पता है कि हाँ यार ये इतने का, उसको मुझसे ज़्यादा पता है, उसको घर में लड़कियों से ज़्यादा पता है, मेरी अम्मा से मेरी दादी से सबसे ज्यादा उसको पता है कि नहीं ये टमाटर ये वाला सीन है, इसका ये इतने का। अच्छा, लेकिन बार्गेनिंग की टिप्स क्या है, ये आप लोग हमें कॉल करके बताएं कि अगर आपने वाकई अच्छी बार्गेनिंग करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी रिडिकुलस, यानी जो भी दुकानदार कह रहा है उसकी आधो आध कीमत की आप ऑफर कर दें और फिर देखें वो कहीं तो रुकेगा कहीं तो कम होगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये तो बहुत ही रिडिकुलस। मैं करती हूँ, आप करती हैं? मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं, वो कहते हैं तुम इतना शर्मिंदा कर देती हो कि मैं कहता हूँ मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, मर्द थोड़े से झिझकते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा अगर कोई 10,000 कह रहा है तो आप शुरू ही अगर करेंगे कि नहीं जी 8,000 में कर लें, 9,000, क्या 1,000 रुपए की बात हो रही है, वो फिर आपको और कम करके सिर्फ 500 कम करता है। लेकिन अगर आपने इतनी रिडिकुलस हरकत की है कि कोई 10,000 की चीज कह रहा है और आप कहें जी मैं तो 2,000 में लूंगी, तो फिर क्या होता, क्या गुस्सा होता है कभी खरीदार बेचारा? दुकानदार नहीं, दुकानदार होते हैं थोड़े इस तरह के, तो वो समझ जाते हैं कि जो बाय करने आया उसको पता है कि किस तरीके से बार्गेनिंग करनी है, मान जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कई लोग समझ रहे होंगे कि सिद्रा बड़ा हार्टलेस शो है, आप बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, वैसे ही हालात ख़राब हैं, हर दुकानदार बेचारा स्क्वीज़ हुआ हुआ है। ये भी देखिए कि गवर्नमेंट के जो बताए हुए रेट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो परचून की दुकान के रेट्स होते हैं, मसाला, चाय, आपकी गंदम, चावल, हर चीज़ उस कीमत से कई गुना ज़्यादा पे मिल रही है। बिल्कुल ऐसे तो दुकानदारों की तरफ से भी आप समझती हैं अनफेयर होता है या अनमता? वो कभी कभार आपको देख के भी पैसे बढ़ा देते हैं कि नहीं, जैसे अब आप हैं, हाँ पीपल नो यू, और जैसे कि अब आप कहीं जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली बोलेंगे नहीं ये टीवी एंकर है, इनके पास तो अच्छा बहुत पैसा होगा, इनको ठग लेते हैं, इनको ऐसे कर लेते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली दिखाने के और खाने के और, ये तो अंदर वाले ही जानते हैं हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से लोगों को देख के भी कि अगर इतने की प्राइस है तो वो उससे भी ज्यादा आपको बढ़ा के बताएंगे, या वो कभी कभी लड़कियों को भी देख के बढ़ा दे कि यार ये तो बार्गेनिंग करेंगी। तो हम पहले से ही बढ़ा देते हैं ताकि वो जब नीचे तक आए ना, इनको ओरिजिनल प्राइस उतनी बता दें जितनी हमें वैसे ही। अच्छा, एक बड़ी यू नो फेमस लाइन है जो मेरे अब्बा तो बड़े कहते थे, कोई अगर प्राइस कोट करे ना और ज्यादा पैसे बताए तो वो कहते हैं भाई खरीदने वाली बात करो, ग्राहक बनाने वाली बात करो, जरा इसको मुनासिब करो। खवातीन बेचारी जरा सा उसको शुगर कोट करती है, वो कहती है मुनासिब कर लें भाई, थोड़ा तो कम करें, ये तो ज्यादा है। लेकिन कहाँ गुस्सा ज्यादा करामत साबित होता है और कहाँ प्यार से बात करना, ये भी हम जानेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल ट्रांसफ़र नहीं हुई। अनमता, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ज़रा लोगों को आज ज़रा फ़ायदा ही करा देना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ज़रा पैसे कम खर्च हों, ख़रीदारी ज़्यादा हो जाए। तो क्या टिप्स हो सकते हैं? एक तो टिप ये था जो अभी हमने कहा कि बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन की बात करें, उसमें झिझक, शर्म, सब चीज़ें साइड पे करके आप कहें जी इतने पैसे हैं, इतने में बात करनी है या नहीं करनी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन हम उसको बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा कर रहे हैं जी बार्गेनिंग पे, बार्गेनिंग टिप्स भी आपको देख रहे हैं और कहाँ आपको झिझक महसूस होती है। ज़ैनब मार्केट अगर चले जाएं, तारिक रोड चले जाएं, कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पे बार्गेनिंग आप करते भी हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, उसको अपने लाइफ स्किल के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बड़े मॉल में जाते हैं तो आपको लगता है बार्गेनिंग नहीं हो सकती, कुछ सर्विसेज में आप वाकई बार्गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट्स में बार्गेन नहीं कर सकते, नो मैटर विच रेस्टोरेंट यू गो टू। ये नहीं हो सकता
सकता कि बन कबाब खाने के बाद आप कहेंगे जी 100 रुपये का नहीं, मैं तो 80 रुपये दूंगा. दैट कैन नॉट हैपन. बट येस, जब आप बाकी ख़रीदारी कर रहे हैं, किसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो आप बार्गेन कर सकते हैं. अच्छा, कई जगह हम प्राइस जंप्स भी देखते हैं. यानी कोई चीज़, मिसाल के तौर पे एक बड़ा एलीट अगर सैलून है, आपने एक दफ़ा हेयर कट कराया 3000 का था, अगली दफ़ा ही आप जाएंगे तो वही हेयर कट आपको 5000 में हो रहा होगा. कैन यू रियली बार्गेन? कैन यू टेल पीपल कि जी मैं तो रेगुलरली आता हूँ, ये प्राइस हाइक किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है? इसके अलावा ज़रा टिप्स भी लेंगे किस तरह आज की जनरेशन बार्गेन करती है और किन चीज़ों पे आपको एडवांटेज मिल सकता है अगर आप बार्गेन करें. हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं कोहमीर रिंद, हु इज़ ऑल्सो अ लॉयर एंड अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you. कोहमीर, तुम बार्गेन करते हो, किन चीज़ों पे बार्गेन करते हो? So the other day, we're lawyers, so we need a lot of white shirts, right? And I went to Goldmark. Goldmark पे मैं गया था और वहाँ पे back when my mom used to go with me, she used to get these shirts for like 400 and 300 just the कपड़ा, right? I went the other day and वो मुझे कुछ 800 बोलता है ना, and I'm like अच्छा, मैंने कहा थोड़ी प्राइस कम कर दें. बोलता है कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 750. मैंने कहा सही है. मैंने तुम्हारे इस एहसान के बोझ तले में दब गया. मैं कैसे निकलूंगा इस बात, तुमने 50 रुपए कम कर दिए. तो आई सेव लाइक 100 एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई कॉल माय मॉम एंड आई एम लाइक कि मम्मा मैंने ना 100 रुपीस बचाए. तो मम्मा बोलती हैं कि वेरी गुड, तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कितने बचाने चाहिए थे. वाओ. एंड दीज पठान्स मेक यू फील लाइक कि दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर यू. मतलब आई हैव सीन इट हैपन. मैं लोगों को देखूंगा और वो लोग बोलेंगे कि बाजी सिर्फ आपके लिए ये प्राइस है, even when you're standing behind them and they've given you like a lower rate. So I think guys don't bargain that much. Okay. मतलब एक दो दफा. क्यों तुमने कभी अपनी गाड़ी नहीं सही करवाई, कभी मैकेनिक से जाके बार्गेनिंग नहीं की कि वो कहे कि 10,000 का काम है, तुमने कहा नहीं 5,000 में करवाऊंगा? हाँ, मैकेनिक्स के पास कराते हैं. वो भी बार्गेनिंग होती है, इनको रिमाइंड कराना वो भी बार्गेनिंग है भाई. सो भैया आप क्या कहेंगे, घर का सौदा सेल्फ लाने में बार्गेनिंग की है कभी? नहीं चाहिए. जो रॉ मटेरियल होता है उसमें तो आप करते हैं, लेकिन ग्रोसरी, प्रॉपर ग्रोसरी स्टोर अगर आप कहीं जाएं और वहाँ जाके तो डेफिनेटली बार्गेनिंग नहीं हो पाती. वो फिक्स रेट होते हैं, आप भी देखते हैं कि वो मेंशन होते हैं. जो मैस प्रोड्यूस चीज़ें हैं वहाँ बार्गेन नहीं कर सकते. जब आप होलसेल में जाते हैं, खुला कपड़ा लेते हैं या फिर स्टिचिंग या कोई ऐसी सर्विस है, उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं. अच्छा जी, प्रो टिप का टाइम आया है, आपको एक प्रो टिप देते हैं. अगर आप दुकानदार की जो रीजनल लैंग्वेज है या मादरी ज़बान है वो अगर जानते हैं तो आप सडनली उससे कनेक्ट कर जाते हैं. तब आप देखें अक्सर आपको एक ख़ास एडवांटेज मिलेगा. यानी अगर कपड़ा बेचने वाला पश्तो में बात कर रहा है और आपको पश्तो आती है तो आप सडनली उसके साथ एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक कर सकते हैं. लाइकवाइज अगर आप पंजाबी में बात करना चाहते हैं, सिंधी में बात करना चाहते हैं, मेमनी में बात करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है. हमें कॉल करके बताइए कि आपने कौन कौन से एडवांटेजेस यूज़ किए हैं. कहीं ना कहीं पाकिस्तानी वैसे डाकखाना मिला लेते हैं. अगर आप मुल्क से बाहर भी जाएं तो आप कहेंगे जी दुबई में कोई बार्गेनिंग नहीं होती या मैनचेस्टर या लंदन में कोई बार्गेनिंग नहीं होती. लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी निकल आए, बल्कि वहाँ तो हमारा भाईचारा इतना बढ़ जाता है कि बर्रे सगीर के किसी भी हिस्से से कोई निकल आए तो हम उसको कन्विंस कर लेते हैं. अगर वो पैसे कम नहीं भी करेगा तो हो सकता है रायता, पूरी, मीठा कुछ आपको एक्स्ट्रा ही दे दे. कभी ये एक्सपीरियंस किया नमता? हाँ, मेरे बाबा बल्कि अभी देर इन अमेरिका, तो वो अभी कुछ टाइम पहले ही वाज सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट. वो पाकिस्तानी बंदे का रेस्टोरेंट था. तो वो मुझसे ही वाज ऑन वीडियो कॉल विद मी और वो जब बिल देने गए तो हंसना शुरू हो गए. एंड ऐसे क्या हुआ? तो कहते वो वो पाकिस्तान से हो, कराची से हो. उसने कहते उन्होंने मीठा और उन्होंने कोक वगैरह के पैसे ही नहीं दिए ना. कि अरे आप तो भाई हो, यहाँ पे तुम्हें अंग्रेजी बोल बोल के थक गया, आपसे उर्दू बोल के अच्छा लगा, तो बस आप छोड़ दो, आप छोड़ दो. बाबा भी मेरे खुश हो गए कि हाँ यार चलो कुछ तो फायदा है यहाँ पे पाकिस्तानी होने का. अच्छा, ये बार्गेनिंग नहीं है, ये तो हमारी मोहब्बत होती है. और वाकई आप किसी परदेसी जगह पे हैं अगर, तो अपनी ज़बान बोलने वाला, अपना जायका समझने वाला. बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे नॉर्मल सर्विंग में मैंने देखा है, यू नो, इफ़ यू गो टू यूके या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो वो वहाँ पे भी अब तो काफ़ी फ्लेवर्स आ गए ना. तो दे वांट टू ईट अ टिक्का, दे वांट टू ईट देसी खाना. लेकिन वो देसी खाना उनका स्पाइस लेवल बहुत कम होता है. तो कभी आप उनको कहें ना कि हमारे वाला स्पाइसी ज़रा करके लाओ या इसके साथ अचार ले आओ, सो दे बिकम रियली हैप्पी एंड दे डोंट चार्ज यू for that. So these are pro tips again. Komeer, what about you know, जब शहरों का फ़र्क तुम देखते हो, do you think कि कराची में ज़्यादा फिक्स प्राइस का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ बार्गेनिंग कम होती है और दूसरे शहरों में ज़्यादा होती है? That's true.
because Karachi is become like a very developed metropolitan city. तो उधर मतलब जैसे मॉल्स ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए, फिक्स प्राइस शॉप्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो आई सीन काफ़ी जगहों पे पहले जहाँ पे बाहर स्टोर्स पे लिखा हुआ होता था, कुछ नहीं लिखा होता था, अभी लिखा होता है फिक्स प्राइस। और अगर आप दूसरी सिटीज़ ले लें, जैसे मतलब मैं क्वेटा में होता हूँ, तो क्वेटा में इस तरह है कि आप पठानों से आप बार्गेन कर सकते हो, और जैसे आपने कहा ना रीजनल लैंग्वेज बोल दो आप, जैसे बाईलिंगुअल बोल दो, तो आई कैन स्पीक अप टू लाइक 5 to 6 लैंग्वेजेस अलग अलग रीजनल। तो उनसे जैसे आप कनेक्ट करते हो ना, तो आप वो मतलब फौरन आपको भाई समझ देते हैं। एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन है कि अगर जो कीमत बताई गई है उससे कम अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप एक खुशी महसूस करते हैं। बाय द वे दुकानदारों को भी इस खुशी का अंदाज़ा होता है, तो वो पहले ही आपको ज़्यादा प्राइस का बताते हैं और फिर कहते हैं वैसे तो बाजी मैं इसको आमतौर पर 2300 का बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ 1800। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक है या ये सच्ची बात होती है? कॉलर हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल मेमन बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। इकबाल साहब क्या कहेंगे, क्या निगोशिएट करना, भाव ताव करना एक ऐसा लाइफ स्किल है जो हमारे यंगस्टर्स जो यहाँ पे बैठे हैं वो तो कहते हैं हमें नहीं आता? नहीं, ये बिल्कुल करना चाहिए और कोशिश करके हर चीज में करना चाहिए, लेकिन क्या है कि क्योंकि जी फरमाइए, आपकी आवाज मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं भाई की बात सुन रहा था कि गाड़ी का जो मैकेनिक के पास जाते हैं जी, तो देखिए सवारी के मामले में आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके कोई चीज आप कम करवा रहे हैं और वो आपको नुकसान दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। समटाइम्स जब आप बार्गेन करते हैं और ख़ास तौर पे कोई एक इंसान समझता है कि जी जैसे घर की रिपेयर का काम है, तो आपने कहा जी प्लास्टर लाना था, रंग लाना था, पॉलिश लानी थी, और देखो ये आम तौर पे कहा जाता है कि 1000-2000 का सामान आता है, मैं तो 800 में ले आया। लेकिन फिर हर जब कीमत कम की जाती है, हर ग्रेडिंग का सामान मार्केट में मौजूद है। ऐसा ना हो कि आप सस्ता सामान ले लें और आपका जो पैसा वो बिल्कुल ही डूब जाए, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम दैट यू that wall वो सारा का सारा रंग ही बह जाए, फिर क्या करेंगे? ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है? बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मैं अपने घर रेनोवेट कर रही थी, तो हमें ये था कि हम एक तो अपनी प्राइस भी कंट्रोल करें और चीज़ भी अच्छी हो, घर बार बार रेनोवेट नहीं होता, तो इस पे फिर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अगर एक चीज़ है जिसने आपने कहा कि हम इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली वो फिर नुकसान होगा और बार बार आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ लाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्राइस में ज़्यादा वो नहीं। ये तो अच्छा वाला एक्सपीरियंस बता रही हो ना। कभी ऐसा बताओ कि आते हुए दुकान से वापस आते हुए बड़ी खुश थी कि सस्ते में ले लिया, लेकिन वो पहली दफ़ा ही जब कुर्ता धोया तो वो नीले रंग से। ऐसा तो बहुत होता है। मेरे साथ सऊदी अरब में ऐसा हुआ था। सऊदी अरब में हमारे पाकिस्तानी भाई थे और वो दुकानदार, और वो वहाँ पे अरबी बन रहे थे। अच्छा। मैंने कहा तुम अफगानिस्तान से हो? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा तुम पाकिस्तान से हो? कहते हैं मतलब मुझे अरबी में कह रहे कि मुझे उर्दू नहीं आती। मैंने कहा तुम्हें उर्दू आती है, तुम बोलो। एकदम बोला, कह रहा मुझे कैसे पहचानी बाजी? मैंने कहा तुम कोयटा से हो। तो हंसने लगा, लेकिन फिर उसने उस वक्त बहुत प्यार मोहब्बत से बार्गेनिंग कर ली, लेकिन जब वो चीज़ निकली एक आध कोई तो फिर ज़रा अच्छा ये भी होता है कि कभी कभार जो ख़रीदार है वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा होता है। वो कहता है कि देखो मैंने होशियारी की, मैंने आगे जो होता है ना वो 1.5 होशियार होता है। वो आपको कभी कभार जो कपड़ा अगर खुला कपड़ा है तो वो नाप में कम दे देगा। ऐसा भी होता है। कोई गलत कपड़ा कहता है अच्छा ये इतनी चिकचिक कर रहा है, ये वाला ले लो, फटावा ले लो, आपको कोई डैमेज पीस दे देगा। ये जब फिर पता चलता है तो वो सारी होशियारी, सारी खुशी खत्म हो जाती है। नमता कहते हैं कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वापस नहीं लेते, यही है हमारा वो है, ये नहीं लेंगे वापस। अच्छा कभी आपने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज यू बोथ आर लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, कि बड़ी दुकान फीके पकवान, इस पे हमने ज़रा बात करनी है कि जो बड़े फ्लैशी आपको ब्रांड्स मिलते हैं जहां आप मुंह मांगी कीमत ये सोच कर दे रहे होते हैं कि आपको बड़ी हाई क्वालिटी चीज़ मिल रही है, लेकिन घर आते हैं तो पता चलता है कि आप लुट पुट के आ गए हैं और आप इससे बहुत कम पैसों में भी यही चीज़ ले सकते थे बेहतर क्वालिटी में। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं नेगोशिएशन में। एक ज़माने में बड़ा इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसको स्किल माना जाता था। इनफैक्ट आप ये देखें कि मास्टर क्लास, अगर आप लोग इससे फेमिलियर हैं, मास्टर क्लास ऐप अब बाकायदा एक टेररिस्ट नेगोशिएटर की मास्टर क्लास आपके सामने रखती है, क्योंकि उनके मुताबिक ज़िंदगी में हर कॉन्वर्जेसन, चाहे आप जॉब ले रहे हों, चाहे आप घर की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हों, जिस लेवल पे भी आप देखें वो दरअसल एक नेगोशिएशन है। और असल नेगोशिएशन यानी एक कामयाब नेगोशिएशन की निशानी ये होती है कि जो भी फ़रीक उससे वॉक अवे करें, उनको हर एक को ये फ़ील हो कि भाई मुझे अच्छी डील नहीं मिली। दैट मीन्स इट हैज़ रियली इवनड आउट, कि कुछ आपने दिया, कुछ अगले बंदे को मिला। लेकिन ख़रीदारी के हवाले से ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों में थोड़े से आरी होते चले जा रहे हैं। मैं भी नोटिस कर रही थी, मैं अपनी भी अगर बात करूँ, आई थिंक माई पेरेंट्स वर बेटर नेगोशिएटर्स देन मी। मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे पास ये स्किल नहीं है, मैं भाव ताव ज़्यादा नहीं कर सकती, अपनी बात को या अपनी स्किल को उस तरह मनवाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड, चाहे आप प्रोफेशनल्स की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, कामयाब शख्स वही है जिसको अच्छा नेगोशिएट करना आता है। सुमैया, आप क्या कहेंगे? हम देखें, हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑलमोस्ट हम देखें सबकी स्किल सेट्स, सारी ही लड़कियां खूबसूरत भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, वेल स्पोकन भी हैं। सम पीपल गेट अ वे बेटर पैकेज एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग उतना अच्छा नेगोशिएट नहीं कर पाते अपने सैलरी पैकेजेस के लिए। किस चीज़ की कमी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इसमें बहुत ख़राब हूँ। हाँ। ये जो टाइम होता है ना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। हम उस वक्त जब डील कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं चैनल्स की बात नहीं करूँगी, तो जिस टाइम पे आपको निगोशिएट करना है उस टाइम पे ही करना है। अगर आपने उस टाइम को जाने दिया और आपके पास ये स्किल्स नहीं है, तो वो कहते हैं ना कि यार अभी तो आप आ जाएं, फिर हम देख लेंगे आपके पैकेज को, फिर इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। हाँ। वो कभी नहीं होता, वो कभी नहीं होता। वो उसी वक्त आपको एक डील बनानी होती है और आपको एक अच्छा स्मार्ट प्ले करना होता है। नहीं करेंगे तो वो गेम हाथ से निकल जाएगी। तो समय थोड़ा सा लोगों को लाइफ टिप्स दें। आजकल जैसे हालात हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हुए हैं, हम बार बार अपनी इंडस्ट्री में भी और हर इंडस्ट्री में सुन रहे हैं कि लोग बहुत मजबूर हैं। तो आज अपनी सैलरी पे कैसे नेगोशिएट करें? आज तो लोग कहते हैं कि जी, जिन ज़माने में अगर एक्टर्स की भी बात की जाए, जिनको एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख 2 लाख मिलते हैं, तो उनको कहा जा रहा है जी 30 हैं 40 हैं, करना चाहें कर लें, हमारी इतनी गुंजाइश है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो फिर क्या करें लोग? एक्चुअली जो मैनेजमेंट होती हैं वो ये देखती हैं कि जो प्रोडक्ट है, जैसे आप हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिवली देखा है, खातून को तो ऐसे ही देखा जाता है, तो वो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर आप इनको स्क्रीन पे रखेंगे, चाहे वो एंकर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, तो वो ये देखा जाता है। जब आप कन्विंस करते हैं अगले बंदे को या मैनेजमेंट को कि जी अगर आप हमें रखेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये पैकेज कम कर लिया जाए, तो फिर आप देख लें। फिर आप हर उसको मीडियम में फिट इन नहीं कर सकेंगे। जो चीज़ हम आपको करें, वो कन्विंसिंग जो एक पावर होती है ना, कि आपने उसको कन्विंस कैसे करना है कि हम आपके लिए ज़रूरी क्यों। गुरमीर, आप क्या कहोगे? आप इतनी सारी नेगोशिएशंस, लॉ सूट्स, कोई अगर बंदा कंप्लेन करता है उनको हैंडल करते हो, नेगोशिएशन में क्या होता है? आप ख़ास तौर पे इस तरह के सिनेरियो में विन विन कैसे क्रिएट करते हो? आई फील लाइक हमारी फील्ड में इस तरह है कि जब आप हमारे पास केस लेकर आओगे तो आप यू आर विलिंग टू डू एनी एंड एवरीथिंग। यू आर लाइक कि हाँ, आप अपनी मुंह मांगी प्राइस बोले, हम दे देंगे। एज सून एज यू विन द केस, देयर लाइक कि नहीं, अभी नहीं, यू नो क्या नाम है, मैं समझता हूँ मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी, लेकिन आप अभी कम कर दें, और क्या नाम है, चलें अभी हाफ पेमेंट ले लें, बाद में देंगे, एंड बाद में नेवर हैपेंस। तो आई हैव सीन पीपल के यू नो एट द टाइम ऑफ नीड, अगर आप उनको उस वक्त ही उनकी क्या नाम है चीज़ पे टेक ओवर करो, तो देन यू गेट व्हाट यू वांट। अदरवाइज लोग मतलब काम हो जाता है, फिर उसके बाद अच्छा हाँ, नेगोशिएशन में ये भी देखो ना, सिर्फ खरीदारी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अपना घर किराए पे लेना चाहते हैं और उसके लिए आपने रियल एस्टेट एजेंट को अगर हायर किया है, तो रियल एस्टेट एजेंट को क्योंकि कमीशन के तौर पे 1 महीने का 2 महीने का जो भी आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है उतना किराया लेना है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो आर्टिफिशियली किराए बढ़े हुए हैं वो भी इनके कमीशन की वजह से है नमता, बिकॉज यू नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन they're not interested in getting you a better deal. They're interested in कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में ये सौदा हो ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिलें। ये सच है?
I don't really know because my dad and my dad, my मामू, everyone's in this business. बल्कि मतलब अमेरिका में भी मेरे सब रहते हैं तो वो भी यही काम कर रहे हैं. But it's also very लोग बड़े चिक भी करते हैं इसमें कि घर जाहिर सी बात है आपको हर चीज बेहतरीन चाहिए और especially when you're you know getting a house उनको ये भी है कि इस तरीके से I've seen my dad so परेशान. तो I think it's it depends on people. It depends on people and their moral values. जिसकी जितनी एक वो होती है मतलब मैंने I've seen some people जो मेरे अब्बा के दोस्त हैं वो करते हैं इस तरीके से जो आपने अभी बोला कि वो बोलेंगे कि नहीं थोड़ा हम ज़्यादा करें थोड़ा ये करें पर some people I've seen they're very you know एक ओवरऑल पिक्चर देखो ना इस वक्त जो इंसान कंप्लेन कर रहा है मिसाल के तौर पे जो किराए थे वो कितने अब बढ़ चुके हैं. आपके लिए वैसे प्रॉपर्टी ओन करना या अपना घर बनाना मुश्किल है तो लोग कहते हैं ना कि निगोशिएट करते हुए भी कितना करें. एक बंदा अगर अपने घर के महीने का किराए की डिमांड एक्स कर रहा है तो आप उससे 10-20 कम कर लेंगे. लेकिन आजकल जब बायर भी मुश्किल में है रेंट करने वाला भी प्रॉपर्टी ओनर भी आई थिंक थिंग्स विल नीड टू लेवल आउट. इस वक्त लोग परेशानी में हैं लेकिन क्या हम पिछले नॉर्मल पे जा सकते हैं या हम ये एंटिसिपेट करें. अब जैसे कराची में हालिया बारिशों की वजह से इतना नुकसान हुआ है लोगों की दुकान में रखी हुई इन्वेंट्री सारी तबाह हो गई है. लोगों ने कहा कि पहले कोविड की वजह से बिजनेस नहीं हो रहा था बाहर से इंपोर्ट्स नहीं हो रही थी रहा हुआ सामान वैसे ही ज़ाया हो गया तो अब समझा जा रहा है कि इन रीजंस की वजह से चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी. सुमैया ये आर्टिफिशियली ऊपर जाएंगी या आपको लगता है कि रियल है ये प्राइस हाइक? ये रियल है क्योंकि हम रोज़ तकरीबन बात कर रहे होते हैं और जो कारोबारी अफराद हैं वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वही बात जो आपने कोविड की वजह से एक आया फेज फिर अब ये बारिश हैं और इसमें तो हर कोई मुतासर हुआ है. देखिए सिद्रा कराची में एक पॉश एरिया में रहने वाला और एक स्लम्प एरिया में रहने वाला कोई भी बचा नहीं. हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अगर मेरा घर ख़राब हुआ है तो एक छोटे बंदे का घर भी ख़राब हुआ है. हम दोनों की चीज़ें मुतासर हुई हैं. तो छोटा कारोबारी फ़र्द और एक बड़ा कारोबारी तो दोनों ही मुतासर हुए हैं. वो दोनों का ये कहना है कि हम उसको पूरा नहीं कर रहे. एक्चुअली ये आर्टिफिशियल नहीं है. यानी पहले हम कहते थे ना कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो एकदम सब्जी की और फ्रूट की प्राइस बढ़ गई. क्यों? क्योंकि मंडी से लेके आना है. अब आप ये सोचिए कि वो जो गाड़ी थी जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा निजाम है वो खत्म है. सड़कें खत्म है. जो पहले सब्जी रखी हुई थी फसलें तबाह हो गई. तो हो सकता है निगोसिएशन आगे करना मुश्किल हो प्राइस में हाइक हो लेकिन फिर गुजारा कैसे करेंगे कोई में? द ओनली प्रॉब्लम इज कि क्या नाम है लॉकडाउन की वजह से क्वारंटीन की वजह से बिजनेसेस हैव बीन कोलैप्सिंग. ठीक है तो उनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो चाह रहे हैं कि कम से कम इतना बेच सकें कि वो ब्रेक इवन हो और उस पॉइंट के लिए वो लोग प्राइसेस बढ़ाते हैं. अब सो मेनी लेऑफ्स केप्ट हैपनिंग तो उस वजह से अगर आप मतलब परचेजिंग पावर देखें इकोनॉमी की तो वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है. मतलब और लाइक आई सेड कि हम क्वारंटीन में थे तो हम लोगों की जो फजूल खर्ची आते हैं मतलब बाहर रेस्टोरेंट्स जाना. मैं बताऊं इस चीज़ को क्योंकि आखिरी 1 मिनट मेरे पास रह गया. थैंक यू कोयमेर, थैंक यू अनमता एंड सुमैया फॉर बीइंग हियर. एक बात मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूंगी कि इस वक्त जब सब लोग मुश्किल में हैं तो जो आपका लोकल ग्रोसर है जो छोटा दुकानदार है या फिर किसी ने अगर स्मॉल बिजनेस शुरू किया है आप उसको सपोर्ट करें.